दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं आज भी आधी रात को ठंडे पसीने में जाग जाता हूँ। मेरे हाथ उस अदृश्य स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े रहते हैं जिसे मैंने सालों से नहीं चलाया। शायद इसलिए क्योंकि जब भी रात में किसी ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, मेरी रीढ़ में वही पुरानी सिहरन दौड़ जाती है। मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। भारत की सबसे खतरनाक सड़कों से होकर गुजरा हूँ। हादसे देखे हैं, गाड़ियां खराब होते देखी हैं, वो थकान महसूस की है जो इंसान को भ्रमित कर देती है। लेकिन यह थकान नहीं थी, ये कोई दिमाग का धोखा नहीं था। ये झारखंड में हुआ था, उन घने जंगलों के बीच बनी सड़कों पर, जहां ट्रक वाले रात में रुकने से कतराते हैं, जहां कहा जाता है कि सड़क वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जहां चला हुआ इंतजार करता है। मैं भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन अब करता हूं। यह सफर एक आम यात्रा होनी थी। मुझे सीमेंट की बोरियां लेकर नेत्रहाट जाना था, झारखंड के एक दूर दराज बसे छोटे से शहर में। सफर लंबा नहीं था, बस 6 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमें एक सड़क से होकर गुजरना था जिसे ट्रक ड्राइवर काला रास्ता कहते थे। एक सुनसान रास्ता जो घने साल के जंगलों के बीच से गुजरता था, जहां न कोई स्ट्रीट लाइट थी न मोबाइल सिग्नल। मेरे साथ मेरा खलासी सलीम था, 20-22 साल का दुबला पतला लड़का जो बस कुछ ज्यादा पैसे कमाने की तलाश में था। नया था लेकिन कहानियां सुन चुका था। भाई, हम सच में काला रास्ता से जाएंगे? उसने ट्रक पर सामान लादते हुए पूछा। यही सबसे छोटा रास्ता है, मैंने कंधे उचकाकर कहा और रस्सी कस दी। सलीम ने कोई बहस नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि वो अपने बाजुओं को रगड़ रहा था, जैसे अचानक ठंड लगने लगी हो। रात के 8:30 हम रांची से निकले। ट्रक एकदम स्मूथ चल रहा था, डीजल इंजन किसी मीठी लोरी की तरह गूंज रहा था। हमारे पास गर्म चाय का थर्मस था, कुछ बीड़ी के पैकेट और इतनी कहानियां थीं कि सफर आराम से कट जाए। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन 2 घंटे बाद सड़क कुछ अजीब लगने लगी। रात के 11 बजे के करीब हम काला रास्ता में दाखिल हुए। गर्मी के मौसम में भी अचानक ठंड बढ़ गई। दोनों तरफ जंगल घना था, पेड़ आसमान को ढक रहे थे। न कोई घर, न कोई गांव, बस अंतहीन अंधेरा। मैंने हेडलाइट्स को फुल बीम पर डाल दिया, लेकिन रोशनी भी जैसे उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। सलीम अपनी सीट पर बेचैन था। उसने धीरे से कहा, भाई, तुम्हें नहीं लगता ये सड़क कुछ ज्यादा लंबी हो गई है? मैंने झटके से जीपीएस की ओर देखा। स्क्रीन पर अब भी नेत्रहाट 30 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। तेरी घबराहट है बस, मैंने कहा। सड़क पर ध्यान दे, भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं। लेकिन फिर सामने सड़क पर एक परछाई उभरी। एक अकेला आदमी सफेद कुर्ता और धोती पहने नंगे पैर चल रहा था। वो हमारी ओर पीठ किए हुए था, लेकिन उसका चलना अजीब था, बहुत धीमा, बहुत भारी, जैसे वो अपने पीछे कुछ घसीट रहा हो। सलीम आगे झुक गया। भाई, रुकें क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। कहीं भीतर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही हमने उसे पार किया, मैंने झलक भर के लिए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई पुरानी फटी हुई तस्वीर। सलीम की घबराई आवाज आई, भाई, उसके पैर। मैंने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन रियर व्यू मिरर में मैंने उसे देखा। वो अपना सिर हमारी ओर घुमा रहा था। मैंने तब तक एक्सीलेटर नहीं छोड़ा जब तक कि हमने कम से कम 2 किलोमीटर का फासला नहीं बना लिया। सलीम अब भी साइड मिरर में देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, उसके पैर उल्टे थे। मैंने स्टीयरिंग व्हील और कसकर पकड़ा। तूने गलत देखा होगा, अंधेरा था। लेकिन मेरे अपने शब्द खोखले लग रहे थे। मैंने भी कुछ अजीब देखा था। उसका धुंधला चेहरा, जैसे वो पूरी तरह से यहां नहीं था, और वो भारीपन जो हमें उसके पास से गुजरते ही महसूस हुआ था। इस रास्ते पर कुछ सही नहीं था आज रात। सलीम ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई, एक गहरी कश ली। उसकी माचिस की लौ जरूरत से ज्यादा कांप रही थी, जैसे ट्रक के अंदर कोई हवा बह रही हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर का जंगल खामोश था, न झींगुरों की आवाज, न कोई रात की चिड़िया, बस ट्रक के इंजन की गहरी भयानक घर घराहट। मैंने फिर से जीपीएस देखा। नेत्रहाट की दूरी 30 किलोमीटर। मेरा माथा सिकुड़ गया। यह सही नहीं था। 10 मिनट पहले भी यही दिखा रहा था। मैंने स्क्रीन पर उंगली से टैप किया,
लेकिन नंबर नहीं बदले। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मुझे यकीन था कि हम आगे बढ़ रहे थे। हमने कम से कम 5-6 किलोमीटर तो कवर किए ही होंगे। फिर जीपीएस वही दूरी क्यों दिखा रहा था? सलीम ने मेरे चेहरे का तनाव भांप लिया। भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा लंबा नहीं लग रहा। मैंने हंसी में टालना चाहा। तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन अब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। 20 मिनट और गुजर गए। सामने सड़क लंबी, काली और अंतहीन लग रही थी, पेड़ों के बीच से बल खाती हुई। मैंने जीपीएस दोबारा नहीं देखा। शायद बस कोई तकनीकी खराबी थी। सलीम असामान्य रूप से शांत था। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई देखो। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर इशारा किया। मैंने सिर घुमाया और मेरा खून जम गया। सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, धोती, नंगे पैर, वही धुंधला चेहरा, वही आदमी जिसे हमने आधे घंटे पहले पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो अब हमारी ओर मुंह करके खड़ा था। सलीम ने घबराकर बीड़ी गिरा दी। भाई, ये यहां फिर कैसे आ गया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमी थीं कि उनमें दर्द होने लगा। वो आदमी एकदम स्थिर खड़ा था, जैसे हमारी ही राह देख रहा हो। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, जैसे बारिश में फैला हुआ कोई पुराना पेंटिंग। फिर उसने अपना हाथ उठाया, ना अभिवादन करने के लिए, ना कोई इशारा देने के लिए, बल्कि हम पर सीधा उंगली उठाने के लिए। सलीम चीख पड़ा, भाई भागो भागो! मैंने झटके से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। पहिए सड़क की धूल में थोड़े फिसले। हम पूरी रफ्तार से उस अजीब आदमी के पास से निकले। लेकिन मैंने गलती कर दी। मैंने साइड मिरर में झांक लिया। वो अब खड़ा नहीं था, वो हमारे पीछे दौड़ रहा था। और वो बहुत तेज था, इतना तेज जितना कोई इंसान हो ही नहीं सकता। उसके पैर जमीन को ठीक से छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो कुछ इंच हवा में तैर रहा हो। और वो चेहरा, जितना भी ध्यान से देखने की कोशिश करता, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, कुछ भी साफ नहीं दिखता। सिर्फ एक काले धब्बे जैसा, एक अधूरा डरावना अंधकार। मैंने दोबारा देखने की गलती नहीं की। बस ट्रक दौड़ाता गया। 10 मिनट बाद हम दोनों अभी भी तेजी से सांस ले रहे थे। हमारी मांसपेशियां इतनी तनाव में थीं कि जैसे जरा सी डील हुई तो टूट जाएंगी। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, भाई वो चला गया ना? मैंने सिर हिलाया, पर यकीन नहीं था। सामने सड़क वहीं थी, जंगल के बीच से बलखाती हुई, सुनसान, भयानक रूप से खामोश, कुछ ज्यादा ही खामोश। मैंने हिम्मत करके जीपीएस की ओर देखा और मेरा दिल धक से रह गया। नेत्रहाट की दूरी 30 किलोमीटर। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। यह गलत है, ये सब गलत हो रहा है। सलीम मेरी ओर मुड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे लगता है हम फंस गए हैं। अगले 30 मिनट हम चुपचाप सड़क पर बढ़ते रहे, पर चाहे हम कितनी भी दूर जाएं, जीपीएस की दूरी नहीं बदली, हमेशा 30 किलोमीटर। और फिर ट्रक जोर से झटके खाकर कांप उठा, जैसे पीछे कुछ भारी चीज आकर गिरी हो। सलीम चीख पड़ा, डैशबोर्ड पकड़ लिया। भाई, ये क्या था? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और तभी मैंने उसे देखा, एक परछाई जैसी आकृति जो ट्रक की छत पर चिपकी हुई थी। अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देख सकता था। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ और वो उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी। सबसे भयानक बात, वो आगे बढ़ रही थी, कैबिन की तरफ। कुछ पलों के लिए मैं पूरी तरह जम गया। ट्रक के कार्गो होल्ड पर वो साया किसी कीड़े की तरह सरक रहा था। उसका शरीर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ता, लहराता हुआ। सलीम ने भी देख लिया। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। भाई, वो क्या चीज है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पूरा शरीर एक ही चेतावनी दे रहा था, उसे कैबिन तक नहीं आने देना है। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग बाईं ओर घुमा दिया। ट्रक एक झटके में बुरी तरह हिचकोले खाने लगा। पहियों ने उबड़ खाबड़ सड़क पर पकड़ खो दी। पीछे का कार्गो होल्ड जोर जोर से हिला, मानो झटके से उस चीज को गिरा देना चाहता हो। कुछ सेकंड के लिए लगा कि मैं सफल हो गया। साया मिरर से गायब हो गया। सलीम और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी सांसें तेज थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकलने को था। फिर बैंग! मेरी खिड़की पर जोरदार झटका लगा। एक जली हुई, सड़ी गली काली हथेली, बहुत लंबी, टेढ़ी, मुड़ी हुई उंगलियां कांच पर चिपक गईं।
और उसके पीछे कुछ नहीं, एक चेहरा होना चाहिए था, पर वहां सिर्फ एक गहरा अंधेरा था, एक खाली जगह, एक घूमती हुई डरावनी शून्यता। जहां सिर होना चाहिए था वहां बस काला भयानक शून्य था। सलीम चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। ट्रक धड़ाम से रुक गया। टायरों की तीखी चीख जंगल की खामोशी को चीरते हुए गूंज उठी। फिर सन्नाटा। हथेली गायब थी, खिड़की अब खाली थी। सलीम हाँफ रहा था। मैंने पसीना पोंछा, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। भाई, हम यहां नहीं रुक सकते, मैंने घबराई आवाज में कहा। तभी सलीम ने कांपते हुए सामने इशारा किया। भाई, आगे एक ढाबा है। सच में सड़क के आगे थोड़ा ही बढ़े थे कि अंधेरे में एक पुराना जर्जर ढाबा दिखाई दिया। कोई रोशनी नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उस समय खुले रास्ते से बेहतर कुछ भी लग रहा था। मैंने ट्रक मोड़ दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में ढाबे की दरकती दीवारें और जंग लगे बोर्ड दिखे। नाम लगभग मिट चुका था, मगर धुंधले अक्षरों में अभी भी लिखा था, अमर ढाबा, 24 घंटे खुला। यहां बरसों से कोई नहीं आया था, लेकिन एक अजीब बात थी। अंदर एक मेज पर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। सलीम झिझकते हुए बोला, भाई, तू पक्का यहीं रुकना चाहता है? पक्का? मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन ट्रक में बैठे रहने का मतलब था उस चीज का इंतजार करना। हम अंदर गए। हवा भारी थी, बासी, धूल भरी और किसी और चीज की बदबू, कुछ सड़ा गला। और तभी हमने उसे देखा। एक आदमी ढाबे के सबसे कोने वाली मेज पर बैठा था, उसी जलते दे के पास। उसने एक मैला सा शॉल ओढ़ रखा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। न वो खा रहा था, न पी रहा था, बस बैठा था। मैंने गला साफ किया। बाबा, ये ढाबा चालू है? कोई जवाब नहीं। सलीम ने मेरे बाजू को हल्के से झकझोरा, फुसफुसाया, भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। बाबा, और तभी उस आदमी ने अपना सिर उठाया और कसम खुदा की, वो वही चेहरा था, वही धुंधला चेहरा। सलीम के कदम लड़खड़ा गए। उसने मेरी बाजू इतनी जोर से पकड़ ली कि दर्द होने लगा। उसका चेहरा गलत था, पहले की तरह, एक मिटा हुआ चेहरा, जैसे किसी ने उंगलियों से उसे घिसकर धुंधला कर दिया हो। लेकिन इस बार वो बोला। उसकी आवाज गहरी थी, भारी, कई आवाजें एक साथ, जैसे कोई भेड़ फुसफुसा रही हो। रुक क्यों गए भेड़िए? सलीम के गले से घुटी हुई चीख निकल गई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। हम सिर्फ रास्ते से गुजर रहे हैं बाबा। वो आदमी हंसा, एक धीमी खोखली हंसी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। फिर वो आगे झुका और टिमटिमाते दिए की रोशनी में मैंने उसके दांत देखे, बहुत ज्यादा दांत। उसने सरसराते लहजे में फुसफुसाया, तुम गुजर रहे हो या वापस आ रहे हो? सलीम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, चलो यहां से। मैं मुड़ा, पर ढाबा बदल चुका था। जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे वो गायब था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दीवारें खींचने लगी, फैलती हुई, अंधेरे में गहराती हुई, जैसे हम किसी अंतहीन सुरंग में खड़े हों। मेज के उस पार बैठा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके चमचमाते असमान्य दांत अंधेरे में और डरावने लग रहे थे। सलीम बौखला गया। उसने दिया उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। जैसे ही आग ने उसे छुआ वो गायब हो गया, बस यूं ही, जैसे कभी वहां था ही नहीं। मिट्टी के तेल की लाल लपटें मेज पर फैल गईं। धुएं की लकीरें हवा में उठने लगीं। और फिर हमें हंसी सुनाई दी, पर ढाबे से नहीं, ट्रक से। भाई, अब क्या करें? सलीम ने मेरी बांह पकड़ ली। मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा, ट्रक में वापस चलते हैं और दोबारा कहीं नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सलीम ने कोई बहस नहीं की और हम भागे। मैंने दरवाजा खोला। अंदर की हवा भारी थी, बोझिल, जैसे वहां कोई और बैठा हो। मैंने चाबी घुमाई। इंजन गरजते हुए जिंदा हुआ। भाई देख, सलीम की कांपती आवाज गूंज उठी। रियर व्यू मिरर में पीछे का रास्ता गायब था, बस अंधकार में डूबी जंगल की अनंत गहराइयां। पर जीपीएस स्क्रीन चमकने लगी, फिर बदली। नेटरहाट तक की दूरी 1 किलोमीटर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप उठे। कसकर पकड़, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक उछला, उसके टायर धूल में फिसल गए। जंगल का अंधेरा धुंधला होने लगा। पेड़ मरोड़ खाने लगे, जैसे कोई उन्हें खींच कर मोड़ रहा हो। सलीम ने डैशबोर्ड को पकड़ लिया। भाई बस निकाल लो। और फिर
हेडलाइट की रोशनी में कुछ विशाल खड़ा था, ट्रक से भी ऊंचा, लंबे असामान्य रूप से खींचे हुए हाथ, उंगलियां जमीन पर घिसटती हुई। उसने अपना मुंह खोला, पर वहां से कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि हमारी ही आवाजें लौट कर आईं। सलीम की चीख, मेरी आवाज, हमारी वही बातें जो हमने पहले रात में कही थी। ड्राइव, सलीम चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक उस पर चढ़ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। हम जंगल से बाहर निकल आए और पीछे काला रास्ता गायब हो चुका था। जीपीएस ने बीप किया। नेतरहाट की दूरी 0 किलोमीटर। हम बच गए थे, लेकिन उस रात के बारे में हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि हम जानते थे वो सड़क अब भी इंतजार कर रही थी। हम तब तक नहीं रुके जब तक नेतरहाट का पहला चौराहा नहीं दिख गया। ट्रक धीरे धीरे एक छोटी सी ढाबेनुमा स्टेशन पर आकर रुका। ट्रक की बॉडी धूल, पत्तों और कुछ और चीजों से ढकी थी। लंबी गहरी खरोंचें, जिन्हें न सलीम ने छूने की हिम्मत की न मैंने। सलीम एक झटके में ट्रक से कूदा। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। मैंने इग्निशन बंद कर दिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। लगातार चलती ट्रक की आवाज के बाद अचानक आई खामोशी अजीब लग रही थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। पास ही एक टूटी फूटी चाय की दुकान पर बैठा चाय वाला हमें घूरने लगा। क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, सलीम ने भी नहीं। हम अभी भी अपनी सांसें समेटने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक बूढ़ा आदमी जो पास की लकड़ी की बेंच पर बैठा था धीरे से बोला। उसकी धुंधली बुझी हुई आंखें सीधे हम पर टिकी थीं। तुम लोग उस रास्ते से आए हो ना? सलीम एकदम सख्त हो गया। मेरे गले में कुछ अटक गया। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। जो भी वहां से गुजरता है वापस पूरा नहीं आता। मैंने फोन देखा। रात के 3 बज रहे थे। कुछ ठीक नहीं था। हमने रांची के आखिरी चेक पोस्ट से रात 10 बजे निकलना था। यह सफर 4 घंटे का था, ज्यादा से ज्यादा। फिर भी हम यहाँ 3 बजे के बाद पहुंचे थे और हमें याद ही नहीं था उन लापता घंटों का। सलीम ने अपनी घड़ी देखी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, हमने रास्ते में रुका भी नहीं। मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। हमसे वक्त ले लिया गया था। आपको कैसे पता कि हम उसी रास्ते से आए? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान आई। बेटा, वो रास्ता सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो तुम्हारे अंदर भी घुस सकता है। सलीम पीछे हट गया। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बूढ़े ने चाय का घूंट लिया, मानो उसने अभी अभी हमारी हकीकत नहीं तोड़ी। अगर वापस जाना है तो किसी मौलवी या तांत्रिक को मिल लो, वरना उसने एक पल को रुककर हमारे ट्रक की ओर देखा। एक दिन वो खुद बुला लेगा। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के बीच फुसफुसाहट सी गूंजने लगी। मुझे नहीं पता था, पर बूढ़ा सही कह रहा था। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम वापस आओगे थोड़ी हिम्मत बटोरकर? हमने चाय पी। फिर मैं ट्रक की तरफ बढ़ा और तब मैंने देखा धूल से ढके ट्रक के किनारे कुछ उकेरा गया था। किसी उंगली से नहीं, बल्कि तेज पंजे जैसी खरोंचों से 3 शब्द, तुम वापस आओगे। सलीम ने भी देखा। उसका चेहरा राख सा सफेद हो गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। भाई, ये ट्रक अब नहीं चलाएंगे। मैं कहना चाहता था कि वो ज्यादा सोच रहा है, कि ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है, पर अंदर से मुझे भी पता था वो रास्ता अब भी हमारी अनराह देख रहा था। खामोशी जो सांस लेती थी। हम सुबह होने से पहले चाय की दुकान छोड़ चुके थे। किसी ने उस खरोंच वाले संदेश पर बात तक नहीं की, पर कुछ बदल चुका था। यहां तक कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, सामान उतारा और पैसे लिए, तब भी वो भारीपन, वो साया हम पर मंडरा रहा था। सलीम ने उस रात ट्रक में सोने से साफ मना कर दिया। मैंने जिद नहीं की। हमने हाईवे के पास एक पुरानी खस्ताहाल लॉज में कमरा ले लिया। कमरा अंधेरा था। पंखा चरमराते हुए घूम रहा था। बिजली की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। मैं इतना थका था कि बिस्तर पर गिरते ही बेहोश हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो खामोशी अजीब थी, जैसे कोई सुन रहा हो। मुझे नहीं याद कि मैं कब सो गया, पर मुझे याद है मैं कब जागा। न लॉज में, न बिस्तर पर। मैं वापस ट्रक में था। हेडलाइट्स जल रही थी। उनकी रोशनी घने जंगलों की अनंत सड़क को चीर रही थी। इंजन चालू था। मेरी सीट के पास वाली जगह खाली थी। सलीम? कोई जवाब नहीं। बाहर के पेड़
हिल रहे थे, झुक रहे थे, जैसे मुझे देख रहे हों। मैंने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, पर हाथ हिले ही नहीं। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वहां कोई बैठा था, एक काला साया। उसका सिर टेढ़ा हो रहा था, जैसे वो मुझे देख रहा हो। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम आ गए। हांफते हुए उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा था, पर कुछ गलत था। मेरे हाथ में ट्रक की चाबियां थीं। सलीम भी जाग चुका था। वो बिस्तर पर बैठा था, उसका चेहरा सफेद जैसे किसी मुर्दे का। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सपना देख रहा था कि हम फिर से ट्रक में हैं, उसी रास्ते पर। मैंने उसे देखा, खून जैसे शरीर में जम गया। हम दोनों ने एक ही सपना देखा था, या शायद वो सपना था ही नहीं। कुछ हमें वापस बुला रहा था, और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह हमने नेतरहाट छोड़ने का फैसला कर लिया। एक और रात वहां बिताने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर तक हम फिर से हाईवे पर थे, रांची की ओर, उस मनहूस रास्ते से दूर। पर जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे ट्रक के कार्गो होल्ड में कुछ हिलता दिखा। एक परछाई देखती हुई, इंतजार करती हुई। मैंने पलकों को झपकाया और वो गायब हो गई। पर मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो एक बार उस रास्ते से गुजर जाए, वो रास्ता उसे कभी छोड़ता नहीं। हाईवे हमारे सामने फैला था, दोपहर की चिलचिलाती धूप में नहाया हुआ। गाड़ियों की गड़गड़ाहट, डामर और डीजल की भारी गंध हवा में घुली थी। सब कुछ सामान्य लगना चाहिए था, पर नहीं लग रहा था। सलीम असामान्य रूप से शांत था। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी उंगलियां बेचैनी से घुटनों पर थिरक रही थीं। मुझे भी अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ हमारे साथ आ गया था, जैसे कुछ अभी भी ट्रक में था। हमने लोहरदगा के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकने का फैसला किया। ढाबा खचाखच भरा था। ट्रक ड्राइवर हंस रहे थे, मुसाफिर खाना खा रहे थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कई दिनों में पहली बार मैंने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। फिर मैंने अपने ट्रक की ओर देखा और मेरा खून जम गया। साइड मिरर में कुछ था, एक जोड़ी आंखें घूरती हुई। वो वहां नहीं होनी चाहिए थी, पर थी। सलीम ने शायद मेरे चेहरे के भाव देख लिए थे। क्या देख रहे हो भाई? मैंने पलक झपकाई। आंखें गायब हो चुकी थीं। कुछ नहीं, मैंने कहा, पर मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैं जानता था जो मैंने देखा था वो सच था। खाना खाकर हम फिर से ट्रक में चढ़े। मैंने दरवाजा बंद किया और तुरंत एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। ना ऐसी की ठंड, ना किसी झोंके की। ये ठंड अलग थी। सलीम ने अपनी बाहें रगड़ी। भाई, ये गर्मी का मौसम है ना? मैंने सिर हिलाया। तो ट्रक के अंदर इतनी ठंड क्यों लग रही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर एहसास था ये ठंड कुछ और थी। हम गहरी रात तक चलते रहे, रुके नहीं, पर ट्रक अजीब सा महसूस हो रहा था, भारी, जैसे हम कोई अनजाना बोझ ले जा रहे हों। सलीम ने भी महसूस किया। भाई, ट्रक भारी क्यों लग रहा है? मैं कुछ कहता उससे पहले कार्गो होल्ड के अंदर कुछ हिला। एक हल्की थप की आवाज, जैसे कोई अंदर हिला हो। सलीम ने घबराकर मुझे देखा, पर पीछे तो कुछ था ही नहीं। फिर भी कुछ अंदर था और वो हिल रहा था। मैंने गति बढ़ा दी, पीछे से आती हल्की हल्की आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की। सलीम की सांसें तेज हो गईं। भाई, ट्रक रोको। नहीं, मुझे रुकना नहीं था, मुझे देखना नहीं था। पर तभी एक फुसफुसाहट, धीमी, खोखली, ठीक हमारे बीच में। तुम वापस आ गए। सलीम ने चीख मारी। मैंने ट्रक से नियंत्रण खो दिया। ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक सड़क पर घिसट गया। टायरों की चीख, धूल का गुब्बार, सब कुछ थम गया। सलीम हाँफ रहा था। डैशबोर्ड कसकर पकड़ा हुआ था, पर सड़क खाली थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम और वो फुसफुसाहट जो अब भी हवा में तैर रही थी। तुम वापस आ गए। सलीम ने डर से मेरी ओर देखा। भाई, ट्रक से उतरना पड़ेगा। मुझे मन नहीं था, पर मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि जो भी पीछे था वो वहां नहीं होना चाहिए था। हमने धीरे धीरे ट्रक से कदम बाहर रखा। मेटल ठंडा था, इतनी गर्मी में भी बर्फ जैसा। सलीम के हाथ कांप रहे थे जब उसने पीछे के दरवाजे का लॉक खोला। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, सोच ले एक बार। उसने डरी हुई आंखों से मुझे देखा। भाई, जो भी है उसे देखना पड़ेगा। मैंने मुश्किल से निगलते हुए सिर हिलाया। वो सही कह रहा था। सलीम ने झटके से दरवाजे खोले।
और हम वहीं के वहीं जम गए। कार्गो होल्ड खाली था, बिल्कुल खाली, पर फर्श वो गीली कीचड़ भरी पैरों के निशानों से ढका था, नंगे पांव के निशान जो सीधा ड्राइवर के केबिन की तरफ जा रहे थे। सलीम लड़खड़ा गया। भाई, ये तो कोई ट्रक के अंदर ही है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। निशान केबिन के दरवाजे पर जाकर रुक गए थे, जैसे कोई अंदर चढ़ गया हो। मैंने झट से डोर हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। कुछ नहीं था, सीटें खाली थीं, चाबी अभी भी इग्निशन में लगी थी। पर फिर आईना, रियर व्यू मिरर में कुछ था। पीछे की सीट पर एक अंधेरा साया बैठा हुआ, हमें घूरता हुआ। सलीम ने भी देख लिया। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। भाई, अभी के अभी ये ट्रक छोड़ना पड़ेगा। पर उससे पहले ही ट्रक खुद चालू हो गया। इग्निशन अपने आप घूम गया, इंजन गरज उठा, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक आगे बढ़ गया। हम घबराकर पीछे हटे। हमारा अपना ट्रक खुद ब खुद सड़क पर दौड़ पड़ा। हेडलाइट्स जल बुझ रही थीं और हॉर्न बिना किसी के दबाए गूंज उठा। और फिर ट्रक रुक गया, ठीक हाईवे के बीचों बीच, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सलीम ने मेरा बाजू पकड़ लिया। भाई, ये ट्रक अब हमारा नहीं रहा। मैं जानता था कि वो सही कह रहा था, पर तभी ड्राइवर साइड का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जैसे हमें वापस बुला रहा हो। और अंदर से एक आवाज आई, सर्द, खोखली, चलो, सफर अभी बाकी है। ट्रक का दरवाजा खुला था, इंतजार कर रहा था। हमारे बीच गहरा भयानक सन्नाटा पसर गया। सलीम ने जोर से सिर हिलाया। भाई, इसमें वापस नहीं बैठना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी वही महसूस कर रहा था। यह ट्रक अब हमारा नहीं था, अब यह किसी और का था, या शायद किसी चीज का। और फिर इंजन गरज उठा। हेडलाइट्स हमारी तरफ घूम गईं, जैसे आंखें जो देख रही थीं, जो जिंदा थीं। एक फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी, गहरी, ठंडी, ताने भरी। चलो, सफर अभी बाकी है। और फिर ट्रक आगे बढ़ा, सीधा हमारी तरफ। भागो! सलीम और मैं दौड़े, हाईवे से हटकर पास की झाड़ियों में कूद पड़े। ट्रक हमारे पास से सर्राटे से गुजरा, धूल उड़ाता हुआ, हॉर्न पागलों की तरह चीखता हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर आ जाएगा। सलीम भी पास ही था, कांपता हुआ। हमने देखा हमारे अपने ट्रक को, जो अब खुद चल रहा था। हाईवे वीरान था, कोई इसे रोकने वाला नहीं था, कोई इसे देखने वाला नहीं था। और फिर ट्रक रुक गया, कुछ ही मीटर आगे, इंतजार करता हुआ। ड्राइवर साइड का दरवाजा फिर से खुला, पर इस बार हमने उसे देखा। एक साया ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ, अंधेरा, धुंधला। और फिर उसका सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घूमा और वो मुस्कुराया। मेरी सांस अटक गई। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, वो खींची हुई थी, बहुत चौड़ी, बहुत अंधेरी, जैसे किसी के चेहरे पर जबरदस्ती काट कर बनाई गई हो। सलीम के नाखून मेरी बाजू में धंस गए। भाई, ये ट्रक अभी भी हमें बुला रहा है। और वो सही कह रहा था, क्योंकि जैसे ही हमने उसे घूरा, ड्राइवर सीट पर बैठी वो चीज आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और इशारा किया। एक धीमी, ठहराव भरी हरकत। आओ! सलीम बुरी तरह कांप रहा था। भाई, इसे रोकना पड़ेगा। पर कैसे? क्योंकि कोई चीज जो खुद चल सकती थी, जो हमें जबरदस्ती अंदर बुला रही थी, उसे भला रोका कैसे जाता? ट्रक अचानक फिर से गुर्राया, इस बार और भी तेज और भी आक्रामक। अब वो इंतजार नहीं कर रहा था, अब वो खुद फैसला कर रहा था। पहिए चीखे, सामने के टायर हमारी ओर मुड़े और फिर वो झपट पड़ा, सीधा हमारी तरफ। मैंने सलीम को पकड़कर झटके से किनारे खींच लिया, ठीक उसी वक्त जब ट्रक गरजता हुआ हमारे पास से गुजरा। इतना करीब कि मैंने इंजन की तपिश और जलते डीजल की बदबू महसूस की। कुछ मीटर आगे जाकर वो फिर रुक गया और फिर वो उल्टा चलने लगा, वापस हमारी तरफ, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से खेल रहा हो। सलीम सिसक पड़ा। भाई, ये ट्रक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और पहली बार मुझे भूतों से भी ज्यादा किसी और चीज पर यकीन हुआ। मुझे उस श्राप पर यकीन हुआ जो पीछा नहीं छोड़ता। हम हमेशा भाग नहीं सकते थे, हम अपने ही ट्रक से तेज नहीं दौड़ सकते थे। सलीम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, ये चलावा है, शैतानी चलावा। इसका एक ही इलाज है। क्या? उसने घुटकर कहा। हमें इसे जला देना होगा। मैंने उसे अविश्वास से घूरा। पागल हो गया है? ये ट्रक मेरा सब कुछ है।
पर जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे एहसास हुआ ये अब मेरा ट्रक नहीं था, अब ये किसी और का हो चुका था, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इसे खत्म नहीं कर देते। सलीम की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। हमें इसे जला देना होगा। ये ख्याल ही मेरे सीने में एक अजीब सा बोझ भर रहा था। ये ट्रक मेरी जिंदगी थी, मेरी रोजी रोटी, मेरा घर, मेरी पहचान। मैंने बरसों इस पर सफर किया था, इसे अपने भाई की तरह माना था, और अब मुझे इसे खत्म करना था। सलीम ने मेरा कंधा झकझोरा। भाई जल्दी फैसला कर, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वो कुछ मीटर दूर खड़ा था, इंजन अब भी चल रहा था। उसकी हेडलाइट्स अजीब ढंग से झपक रही थी। खुला हुआ दरवाजा जैसे मुझ पर हंस रहा था, मुझे बुला रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था। और फिर BEE, तेज लंबे गूंजते हॉर्न की भयानक चीख, जैसे गुस्से से पागल होकर दहाड़ रहा हो, जैसे वो जानता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने मुट्ठियां भींच ली। ठीक है, अगर ये ट्रक हमें मारना चाहता है तो इसे हम खत्म करेंगे। हम दौड़े, झाड़ियों से होते हुए, सड़क पार करके, घने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए। हमें ईंधन चाहिए था, हमें आग चाहिए थी। आगे एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, करीब आधा किलोमीटर दूर। मुझे पता था कि वहां स्टोरेज ड्रम्स में एक्स्ट्रा डीजल रखा जाता है। अगर हमें थोड़ी मात्रा भी मिल गई, हम इसे खत्म कर सकते थे। सलीम हांफते हुए मेरे साथ भाग रहा था। भाई तुझे यकीन है ये ट्रक शैतानी है? क्या आग भी इसे रोक पाएगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं भी यकीन से नहीं कह सकता था, पर हमें कोशिश करनी थी। अगर हमने कोशिश नहीं की तो ये हमें पहले मार डालेगा। पेट्रोल पंप अंधेरे में डूबा था, रात के लिए बंद, पर इससे फर्क नहीं पड़ता था। हमने स्टोरेज टैंक्स के पास एक प्लास्टिक कैन पड़ी देखी। मैंने एक लोहे की रॉड उठाकर ढक्कन खोल दिया। तेज डीजल की गंध नाक में चुभी। जल्दी भाई, सलीम ने धीरे से कहा। मैंने तेजी से कैन भरी, मेरे हाथ कांप रहे थे। हमें लौटना था, इससे पहले कि ट्रक गुर्र। पीछे से इंजन की आवाज। सलीम और मैं सुन्न होकर वहीं खड़े रह गए। धीरे धीरे हमने मुड़कर देखा, और वहां वो था, हमारा ट्रक खड़ा देख रहा था। वो हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गया था। वो जानता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और वो हमें ऐसा करने नहीं देने वाला था। भाई ये ट्रक यहां कैसे आ गया? सलीम ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था ये अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये जिंदा था, और ये हमें शिकार बना रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। टूटे फूटे अजीब चमकते फ्लैश में पूरा पेट्रोल पंप नहाने लगा, और फिर वो हिला, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई यहां रुकना मौत को न्योता देने जैसा है। अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक भागना, लेकिन ट्रक तेज था। दो, इसे यहीं इसी वक्त जलाकर खत्म कर देना। मैंने अपने हाथ में पकड़े डीजल के कनस्तर की तरफ देखा। भाई तू माचिस लाया? सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं हरामखोर, हमें आग लगाने का ईंधन तो मिल गया था, लेकिन आग लगाने का जरिया नहीं, और ट्रक ये जानता था। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, इस बार तेज, सीधा हमारी तरफ। अब कोई खेल नहीं, अब कोई इंतजार नहीं। मैंने सलीम को खींचकर किनारे फेंक दिया। ठीक उसी वक्त जब ट्रक पेट्रोल टैंकों से टकराया, बम! आग का एक विशाल गोला हवा में फट पड़ा। पूरे पेट्रोल पंप को लपटों ने निगल लिया। जलती हुई लपटों की रोशनी से सब कुछ चकाचौंध था। हमारा ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ, जलता हुआ, और फिर लपटों के बीच से वो हंसा, एक घिसटती जलती पर इंसान जैसी हंसी। सलीम और मैं घबराकर पीछे हट गए, क्योंकि आग उसे खत्म नहीं कर रही थी। ट्रक अब भी चल रहा था, अब भी हमारी तरफ बढ़ रहा था। भाई, सलीम ने कांपते हुए कहा, यह ट्रक जल के भी नहीं रुक रहा। और वो सही था। ट्रक की धातु चटक रही थी, उसका जलता हुआ ढांचा टूटकर मुड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रहा था। उसका हॉर्न अब भी गूंज रहा था। वो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, क्योंकि ये अब ट्रक नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मारा नहीं जा सकता था। जमीन हिलने लगी जब वो हमारी ओर बढ़ा। उसके नीचे से लपटें निकल रही थीं, इंजन किसी नरक के राक्षस की तरह दहाड़ रहा था। सलीम चीख पड़ा, और फिर मैंने उसे देखा, लपटों के पार, टूटे शीशे के पीछे, ड्राइवर की सीट पर एक परछाई, एक आकृति,
वो वहां बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसके जलते हुए हाथ स्टीयरिंग को जकड़े हुए थे और उसकी खोखली मरी हुई आवाज फुसफुसाई, तुम इस सफर से भाग नहीं सकते। फिर ट्रक झपटा सीधा हमारी तरफ, आखिरी बार। भाई हटो! जलता हुआ ट्रक राक्षस की तरह गरजता हुआ हमारी ओर बढ़ा। मैंने और सलीम ने खुद को झटके से किनारे फेंक दिया। ठीक उसी वक्त जब ट्रक धधकते पेट्रोल पंप के आर पार जा गिरा, उसके टायर चीख उठे, धातु गर्मी से पिघलने लगी। लेकिन वो रुका नहीं, वो अब भी आ रहा था। और फिर हॉर्न अचानक बंद हो गया, इंजन खामोश हो गया, ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा और फिर पूरी तरह ठहर गया, मरा हुआ, जलता हुआ लेकिन शांत। अब सिर्फ आग की चरचराहट और हमारी भारी सांसों की आवाज बची थी। सलीम घिसटता हुआ मेरे पास आया, उसका चेहरा कालिख से काला पड़ चुका था। भाई, बस ये खत्म हो गया? मैं मान लेना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन कुछ गलत लग रहा था, क्योंकि जलती हुई लपटों के बीच मैंने उसे अब भी देखा, ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ, अब भी देख रहा था, अब भी मुस्कुरा रहा था। सलीम ने मेरी बाजू खींची, चलो यहां से भाई। मैंने सिर हिलाया। हमने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया, एक जलता हुआ कंकाल जैसा हाथ। मैं चीख पड़ा। सलीम मुंह तक झपटा, मुझे खींचने की कोशिश करने लगा, और तभी एक आवाज गूंज उठी, धीमी, सरसराती, मौत जैसी, तुम जा नहीं सकते। मुझे पकड़ने की पकड़ और कस गई। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन जमीन मेरे पैरों के नीचे से गायब हो गई। मुझे ट्रक के अंदर खींच लिया गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सलीम की आवाज मेरा नाम चीखती हुई धीरे धीरे दूर होती चली गई, और फिर अंधेरा। मैं अंदर था, एक ऐसे ट्रक के अंदर जो अब ट्रक नहीं था। डैशबोर्ड पिघलते हुए मांस से बना था, स्टीयरिंग आपस में जकड़ी हुई हड्डियां थी, गियर शिफ्ट, एक कटी हुई हथेली, और जिस सीट पर मैं बैठा था वो हिल रही थी, वो सांस ले रही थी। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका, कुछ मुझे जकड़े हुए था। और फिर रियर व्यू मिरर में मैंने उसे देखा, ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ। अब कोई परछाई नहीं, अब एक जलता हुआ आदमी। उसका चेहरा झुलसा हुआ, काला और बेजान, होंठ पीछे खींचकर एक कंकाल जैसी भयानक मुस्कान में बदल चुके थे। मरी हुई आंखें मुझ पर गड़ी थीं, और फिर उसने बोला, अब तू भी एक हिस्सा है इस सफर का। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा, आग बुझने लगी, और अचानक हम फिर से चलने लगे। लेकिन आगे का रास्ता वो हाईवे नहीं था, वो कुछ और था, अंतहीन, काला, एक ऐसा रास्ता जो हमेशा के लिए फैला हुआ था। मैं हिलने की कोशिश की, चिल्लाने की, पर मेरे हाथ पहले से ही स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे मैं हमेशा से चला रहा था। और फिर मैंने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा, सलीम बाहर ट्रक के पीछे भागता हुआ, कुछ पकड़े हुए, एक त्रिशूल। त्रिशूल? ये उसे कहां से मिला मुझे नहीं पता, लेकिन वो चिल्ला रहा था, एक नाम। ट्रक हिलने लगा, वो चीख उठा, उसके अंदर बैठी चीज गुस्से से दहाड़ उठी, और पहली बार मुझे स्टीयरिंग ढीली लगने लगी। मैं हिल सकता था, सामने का रास्ता धुंधलाने लगा, ट्रक नियंत्रण खोने लगा, और मुझे समझ आ गया यही मौका था। मैंने सोचा नहीं, बस किया। मैंने गियर शिफ्ट को पकड़ा, वो जलते हुए मांस की तरह महसूस हुआ। ट्रक ने मुझसे लड़ाई की, हॉर्न फिर से गूंजा, खिड़कियों में दरारें पड़ गईं, लेकिन मैंने गियर जबरदस्ती रिवर्स में डाल दिया। टायर चीख उठे, ट्रक बेतहाशा कांपने लगा, और फिर मैंने छलांग लगा दी, दरवाजा खोलकर खुद को बाहर फेंक दिया। जमीन पर जोर से गिरा, गिट्टियों और मिट्टी पर लुढ़कता चला गया। पूरे शरीर में दर्द फैल गया, लेकिन मैं जिंदा था, और जब मैंने सिर उठाया, ट्रक गायब हो चुका था। बस यूं ही जैसे कभी था ही नहीं, सिर्फ जली हुई जमीन बची थी। रास्ता खामोश था, और मुझे पता था सब कुछ खत्म हो गया था। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। सलीम वहां बैठा था, उसने सब कुछ बताया। गांव के बाबा ने उसे वो त्रिशूल दिया था, मंत्रों से सिद्ध। वो हमारी आखिरी उम्मीद थी, और वो काम कर गया। ट्रक हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, जो कुछ भी बचा था बेच दिया, अपने शहर में एक मामूली नौकरी पकड़ ली, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी कभी रात में ऐसा लगता है जैसे हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही हो, पर वो सिर्फ मेरा भ्रम है, क्योंकि मैं जानता हूं वो ट्रक चला गया है, और इस बार वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।